हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट आरएक्स मेड। आज का वीडियो है अपर लिम्ब की सीरीज का और एक नेक्स्ट वीडियो तो विच इज़ फीमेल ब्रेस्ट यानी कि मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मेरा नाम ओमकार है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया। तो भाई क्या है ना कि हम इसमें मॉर्फोलॉजी देखेंगे, रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और अप्लाइड एनाटॉमी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाएगा अपने पास, सिचुएशन और एक्सटेंशन। इस ग्लैंड का सिचुएशन यानी लोकेशन की बात करेंगे और एक्सटेंशन यानी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ये डायग्राम है मैंने यहाँ पर बना दिया है। बेसिक सी चीज़ें, आप मेमोरी ग्लैंड आप साइंस की टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, 9th 10th एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, आपको इतनी चीज़ें तो पता होंगी। क्या बनाया है मैंने यहाँ पर, मेमोरी ग्लैंड बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये मैं सुपरफिशियल दिखा रहा हूँ, मैंने दिखाया हुआ है ब्लैक कलर का जो यहाँ पर मैंने बनाया मार्कर से, दैट इज निप्पल। उसके अराउंड जो मैंने ये एरिया बनाया सेमी सर्कल एरियोला, तो ये मैंने अपर सरफेस बनाया। ठीक है, जो स्किन के ऊपर का सरफेस होता है। यहाँ पर मैंने दिखाई है एक चीज़ है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा क्या है वो। फिर फोरामेन ऑफ लैंगर मैंने यहाँ पर इसके नीचे बनाया। ठीक, अब इस पार्ट ऑफ द डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मैंने कुछ ऐसी एक्सटेंशंस बनाई है, तो विच इज लैक्टिफेरस डक्ट्स। तुम्हें पता है लैक्टिफेरस डक्ट्स ड्रेन करते हैं कहाँ आपके निप्पल तक ड्रेन करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच पे मैंने कुछ सलिया जैसे बनाया विच इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। घबराओ मत, इसमें बताऊंगा क्या है। और फिर ये जो इसके अंदर जो मैंने ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बनाए दैट इज एल्वियोला है। ठीक है, एल्वियोला पता है आपको, सैक्स होते हैं, मिल्क कंटेनिंग सैक्स जो स्टोर करेंगे मिल्क। इन पे जब ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा तो कंप्रेस करेंगे मायोएपिथेलियल सेल्स और आपका मिल्क इजेक्ट होगा। ठीक है सेम डायग्राम मैंने साइड व्यू से यहाँ पर बनाया हुआ है। ये एल्वियोला है, लॉन्गिट्यूडनली लैक्टिफेरस डक्ट्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर जो डॉट्स है वो एल्वियोला है। और इसके बाहर जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर भी मैंने दिखाया हुआ है फैट टिश्यू, यहाँ पर भी फैट टिश्यू। तो ये डायग्राम है। आपको दो डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बना के आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मार्क भी कर देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पूछते हैं ये, बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, फीमेल ब्रेस्ट आता है। ठीक है, तो कर लेना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कौन से 3 पॉइंट? मैमरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बट रूडिमेंट्री इन मेल्स। ठीक है, इतनी बात भी समझ गए हम लोग। इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, तो इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये आपको चीज़ याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि किस टाइप का ग्लैंड आपका ये मेमोरी ग्लैंड है, बताओ। तो ये स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, इसलिए मैंने लिख दिया। इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट्स लिख लोगे, आपके आंसर को एक अच्छी सी स्टार्ट मिल गई यहाँ पर ही। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे बढ़िया से सिचुएशन। तो सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, हमने पढ़ा था सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसमें से सुपरफिशियल फेशिया में मेमोरी ग्लैंड आता है। तो अब मैं बात करूंगा इसके डिवीजन की। तो मेमोरी ग्लैंड जो है अपने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, अपर लैटरल, अपर मीडियल, लोअर लैटरल और लोअर मीडियल। तो जैसे मेमोरी ग्लैंड है ये मैंने डिवाइड कर दिया। तो बताओ, अगर ये मेरा राइट ब्रेस्ट है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपर क्या, राइट है ना, तो अपर लैटरल। ये आ जाएगा अपर मीडियल, है ना, हाँ, ये आ जाएगा लोअर लैटरल और ये आ जाएगा लोअर मीडियल। ठीक, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है? मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद एन एक्सटेंशन प्रेजेंट एट अपर लैटरल क्वाड्रेंट नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कुछ नहीं है, अपर लैटरल क्वाड्रेंट से एक एक्सटेंशन निकल रहा है जिसको मैं कहने लग रहा हूँ एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। तो उसके बाद क्या, ओपनिंग ऑफ द एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इज नोन एज फोरामेन ऑफ लैंगर। फोरामेन समझते हो तुम, फोरामेन यानी ओपनिंग। फोरामेन आपने पढ़ा होगा, फोरामेन लेसरम, फोरामेन जो भी आपके हार्ट में आता है। तो हार्ट अभी सिखाया नहीं है, थोरैक्स में आएगा तब पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर फोरामेन ऑफ लैंगर एक ओपनिंग है जहां से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस आपकी प्रोट्रूड हो रही है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन इतना ही था। 4 पॉइंट का सिचुएशन, 3 पॉइंट का इंट्रोडक्शन और 2 पॉइंट्स का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन से 2 पॉइंट्स है? वर्टिकली, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो वर्टिकली 2nd और 6th रिब तक आपका जो है मेमोरी ग्लैंड एक्सटेंड करने वाला है। हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो लैटरल पार्ट ऑफ स्टर्नम के लैटरल पार्ट से लेके मिड क्लैविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन तक आपका हॉरिजॉन्टली एक्सटेंशन होने वाला है मेमोरी ग्लैंड का। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? मैं साइड हट जाता हूँ, अब बोर्ड क्लियर करके आपको रिलेशंस पढ़ाऊंगा। हाँ, तो रिलेशंस मैंने लिख लिए। रिलेशंस क्या है भाई? 2 रिलेशंस आपको एन्यूमरेट करना है। देयर आर 3 डीप मसल। तो 3 डीप मसल्स होते हैं, कौन से?
पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब ये मसल्स तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हें पता भी होंगे, ठीक है। ये मसल्स अगर कुछ नहीं पता है तो वो आगे कवर हो जाएगा आपके डिसेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि सेपरेट्स फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया। क्या सेपरेट्स? द ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड सेपरेट्स फ्रॉम पेक्टोरल फेशिया बाय अ लूज एरियोलर टिश्यू। पेक्टोरल फेशिया से अलग कैसे है? एक लूज एरियोलर टिश्यू से, जिसको मैं कह रहा हूँ रेट्रोमेमोरी स्पेस। तो पेक्टोरल फेशिया से लूज एरियोलर टिश्यूज को अलग कर रही है, जिसे हम बोल रहे हैं रेट्रोमेमोरी स्पेस विच प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द ब्रेस्ट। ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि क्या कि आपके ब्रेस्ट को मोबिलिटी कौन सा स्पेस प्रोवाइड कर रही है? तो रेट्रोमेमोरी स्पेस जो है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट फिर मैंने स्ट्रक्चर चालू किया। हमने यहाँ पर मॉर्फोलॉजी कवर कर ली, रिलेशंस हमने कवर कर लिए। वैसे स्ट्रक्चर इन्होंने पूछा है तो पूछा नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने लिखे थे, आपको लिखना है या नहीं आप डिसाइड कर लो। क्या ही करोगे, पूछा ही नहीं है तो क्यों लिखना है भाई, ब्लड सप्लाई सीधा सीधा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ, स्ट्रक्चर को ये पूरा ही रब करता हूँ और आपको सीधा ब्लड सप्लाई पे लेके चलता हूँ। स्ट्रक्चर आई डोंट थिंक कि लिखना जरूरी है, इसमें 3 चीजें आती है, स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। देखो अगर आपको पढ़ना है तो बीडीसी में दिया हुआ है, वैसे भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ें इसमें लिखनी है। जैसे स्किन में मैंने निपल के बारे में लिखा है, मैंने एरियोला के बारे में लिखा है, मैंने लैक्टिफेरस डक्ट्स के बारे में लिखा है और लैक्टेशन के बारे में लिखा है, यही सब है। तो यही सब चीज़ें, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर पूछा नहीं है तो क्यों फालतू में अब बर्बाद करोगे ना अपना टाइम, क्योंकि अपने को पेपर भी कंप्लीट करना है। तो ये जो दिया हुआ आपको इसको स्टिक रहना है। ये सब मैं रब करता हूँ और मैं ब्लड सप्लाई करता हूँ, मैं साइड लिखता हूँ, सॉरी मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लो, ठीक है। इसको रब करके अब मैं ब्लड सप्लाई लिखता हूँ। तो मैंने देखा कि ये सब पार्ट स्ट्रक्चर्स का है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर का है या नहीं, तो है भाई, स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, मॉर्फोलॉजी में ही आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने स्किन जो यहाँ पे लिखा था ऊपर से खिसका दिया और पैरेन्काइमा नीचे लिख दिया, ठीक है। और हम तीसरी बात करेंगे स्ट्रोमा की। तो मॉर्फोलॉजी समझते हैं, आपको सेम जो है ये लिखना है, मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट नोट्स है भाई, एग्जैक्ट नोट्स है, आपको वही सब एलएक्यू में लिखना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे मैंने चेक किया, मैंने एग्जाम में सेम लिखा था और उसके बेसिस पे ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्किन की। तो स्किन में क्या है, सबसे पहले आपको निपल के बारे में लिखना है, एल्वियोला के बारे में लिखना है, ठीक है, यही सब है। तो आपको बस वो एन्यूमरेट करते जाना है। जैसे स्किन में मैंने 5 पॉइंट्स लिखे, पैरेन्काइमा में मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, मैं ऐसे याद करता था। तो कौन से 5 पॉइंट्स लिखेंगे? कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल प्रेजेंट एट 4th आईसीएस। आईसीएस का मतलब क्या है? इंट्रा भूल गया, मैं ही भूल गया। 4th इंटरकोस्टल स्पेस रही, इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, निपल पियर्स बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। यहाँ पे इज ऐड कर देना आप लोग, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, निपल इज पियर्स बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्या इतनी चीज आपको पहले से पता थी? 10th तक तो आपको इतनी चीजें पता थी, ठीक है। स्किन सराउंडिंग बेस ऑफ निपल इज पिगमेंटेड एंड फॉर्म द सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरियोला। क्या दिख रहा है? ये बीच में निपल, ये पिगमेंटेड जो ग्रीन करा है मैंने वो एरियोला, ठीक। उसके बाद एरियोला इज रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो ब्रेस्ट था वो क्या था? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड था, बट एरियोला इज एनलार्ज्ड, एरियोला इज रिच इन मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। एमसीक्यू आ सकता है कि ये एरियोला में कौन से ग्लैंड्स आपके ज़्यादा न्यूमरस प्रेजेंट है? तो मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, तो सेबेशियस ग्लैंड आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद एरियोला इज एनलार्ज्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब ये चीज़ ना OBGYN में और डिटेल में पढ़ाई जाएगी कि एरियोला इज एनलार्ज्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। फिर पैरेन्काइमा की बात करते हैं। स्किन में आपके यही सब है, आपको सुपरफिशियली सब बात करनी है, स्किन, एरियोला, ये सब, ठीक है, बस उस पर ही आपका यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अब पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मतलब क्या? आप कंपोज ऑफ ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। तो ये जो हमने पूरी सिस्टम बनाई है लैक्टिफेरस डक्ट्स और एल्वियोलाई की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या क्या लिखने वाले हम लोग? तो इसमें 4 पॉइंट्स है, कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। अब इस शब्द का मतलब क्या है? ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। आधे लोग यहीं पर अनकॉन्शियस हो जाएंगे, क्या है भाई? तो ट्यूब यानी क्या? लैक्टिफेरस डक्ट्स को हम लोग बेसिकली ट्यूब कहने लग रहे हैं, एल्वियोलर मतलब एल्वियोलर। तो जो लैक्टिफेरस डक्ट्स और एल्वियोलाई का जो संगम है उसको हम लोग एल्वियोलर, ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड्स कह रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये आपको पता था, पहले से पता था, मुझे याद है, नीट में मैंने ये याद किया है, तो आपको भी आना चाहिए, एनसीईआरटी के बुक में था 12th के, ठीक है, 12th या फिर 11th के। लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्जेस टुवर्ड्स निपल एंड ओपन।
क्लियर है, आपको पता है लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज होगी लैक्टिफेरस साइनस में, लैक्टिफेरस साइनस आपका निपल में खुलेगा, सीधी सी बात है। यहीं पर मैं वही लिखा है, नियर इट्स टर्मिनेशन, किस इट्स मतलब क्या, लैक्टिफेरस डक्ट की टर्मिनेशन पे डायलेटेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट, डायलेट हो गई, ठीक है, डायलेट हो गई लैक्टिफेरस डक्ट इज प्रेजेंट नोन एज लैक्टिफेरस साइनस। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो यही सब है जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज आपको याद नहीं करनी है। जहां तक मुझे लगता है बहुत बेसिक सी चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही चीज आपको बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, पेपर में जो दिख रहा है डायग्राम में वही सब लिखना होता है, या फिर जो आपको पता है वही लिखना होता है। आपको ये मान के नहीं चलना कि आपको बहुत कोई हाई लेवल चीज लिखनी है तभी जाकर आपको मार्क्स मिला, ऐसे नहीं होता है। आपका बस बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है वहां पर कुछ चीजें होती है जो हाई लेवल होती है वो तब के तब पढ़नी अच्छी रहती है, ठीक है। तो इस केस में तो हमें नहीं पढ़ना। अब मैं फटाफट से बोर्ड रब करके स्ट्रोमा लिखता हूँ और ब्लड सप्लाई भी लिख दूंगा उसके साथ ही, ठीक है। तो चलो मैं साइड हट जाता हूँ, अब देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो मैं आ चुका हूँ वापस, ये सारा लिख लिया मैंने। तो आपका चल रहा था स्किन, पैरेन्काइमा और तीसरा था स्ट्रोमा, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। तो स्ट्रोमा में क्या आता है, पार्टली फाइब्रस पार्टली फैटी, दो टाइप्स में डिवाइड कर लो, पार्टली फाइब्रस है पार्टली फैटी है। तो फॉर्म सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड, तो ग्लैंड को सपोर्ट देने का काम स्ट्रोमा यहाँ पर करने वाला है। तो जो फैटी वाला पार्ट है, जो फैटी स्ट्रोमा है, वो क्या कर रहा है, फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। तो मेन बल्क जो है ग्लैंड का वो फैटी स्ट्रोमा बनाएगा, ठीक है। फाइब्रोस्ट्रोमा क्या करेगा, फाइब्रोस्ट्रोमा फॉर्म्स सेप्टा, सेप्टा यानी क्या होता है, सेप्टा यानी होता है वॉल्स, ठीक है। सेप्टा नोन एज, या फिर वॉल, सेप्टे होता है वॉल्स, सिंगुलर है तो वॉल, नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। यही चीज जो मैंने यहाँ पर बोला था सलिया जैसी बनाई है, तो वो सलिया नहीं था, वो सेप्टा था, जिसका नाम हमने नहीं किसी ने रखा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे, मैं कैसे याद करता था ना, आपने इंटरस्टेलर देखी होगी, इंटरस्टेलर में जो मेन एक्टर लीड है आपका, जो कि हाँ जो मेन लीड था उसका नाम था कूपर। तो कूपर आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद करा था, बाकी आप देख लो अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो, हमें याद करने से मतलब है यार, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड सप्लाई लिखा, तो यहाँ पर मैं रिलेशंस मॉर्फोलॉजी हो चुका है, लिम्फ ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, किसी भी चीज़ की ब्लड सप्लाई की आप बात करते हो तो दो चीज़ें आती है, आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। तो आर्टेरियल सप्लाई में क्या लिखा मैंने, ये 5 आर्टरीज है, आपको इसको रट लेनी है। अब यहाँ तक जो बात चल रही थी ये बेसिक था, आपको आता था, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपको पहले से पता होगा, इसलिए आपको ये रटना है। तो क्या है, सबसे पहला है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, BO यानी ब्रांच ऑफ, इंटरनल thoracic artery which is a branch of subclavian artery, ठीक है। suprathoracic artery and lateral thoracic artery are branches of axillary artery। axillary artery का LAQ आता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। thoracoacromial artery तीसरा, और चौथा है lateral branch of intercostal artery। तो ये बड़े बड़े कंफ्यूजिंग नाम है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था याद करने में, तो आपको इन्हें याद करना है। आर्टेरियल सप्लाई हो गया, अब वीनस में ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ाऊंगा अगली स्लाइड पे। तो ठीक है, अब मैं साइड हट जाता हूँ, देख लो अब, ठीक है, देख लिया, चलो भाई। हाँ भाई, तो ब्लड सप्लाई में हमने आर्टेरियल सप्लाई की बात कर रही थी और वीनस ड्रेनेज बाकी था, तो वीनस ड्रेनेज मैंने लिख दिया है। इसमें बस आपको 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या, सुपरफिशियल और डीप, इसमें हमने 2 डिवीजन कर दिए। तो सुपरफिशियल में क्या, ड्रेन्स इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, डीप ड्रेन इनटू एक्सिलरी और इंटरकोस्टल वेन। क्या इतनी चीज क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, 2 ही आपको यहाँ पर वेन्स याद रखनी है, वीनस ड्रेनेज, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ, उससे पहले ब्लड सप्लाई को हम सर्कल कर देते हैं, ये खत्म हो गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट एसएक्यू पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज आप जरूरी नहीं कि आप यही सब एसएक्यू में लिख के आओ, एसएक्यू आपका 1.5 पेजेस का होना चाहिए, एसएक्यू के लिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ये एलएक्यू का एक पार्ट है, इसलिए मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, बट आपको एसएक्यू में पूरा डायग्राम बना के अच्छे से लिखना होगा। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है, आपके 4 आएंगे यहाँ पर लिम्फ नोड्स, ठीक है, 4 आएंगे, बोर्ड में जगह इतनी थी तो मैंने 3 लिखे, एक मैं आपको बोर्ड रब करने के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स विच इज 75%, तो इसमें है जो सबसे ज़्यादा लिम्फ ड्रेन कर रहा है, ड्रेन मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट, मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट यानी बहुत ज़्यादा पार्ट ब्रेस्ट का ये ड्रेन कर रहा है अकेला, स्पेशली द अपर लैटरल क्वाड्रेंट, ठीक। पाथवे कैसे कर रहा है, सब एरियोलर लिम्फेटिक प्लेक्सस यानी कि सैपीज प्लेक्सस उसका दूसरा नाम है, यहाँ से लेके एक्सिलरी नोड्स तक ये ड्रेन कर रहा है लिम्फ को, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गया। दूसरा क्या है, इंटरनल मेमोरी नोड्स। तो इंटरनल मेमोरी नोड्स में
इसको पैरास्टर्नल नोड्स भी बोल रहे हैं। ये 20% लिम्फ को ड्रेन करेगा, ठीक है। ड्रेन मीडियल क्वाड्रेंट्स ऑफ द ब्रेस्ट। मीडियल यानी क्या? अपर मीडियल, लोअर मीडियल, बहुत बढ़िया। लोकेटेड अलोंग इंटरनल थोरैसिक वेसल्स, ठीक है। अब ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, इसको स्टार कर दो। कैन स्प्रेड टू अपोजिट ब्रेस्ट। अब क्या है ना, सीए ब्रेस्ट यानी कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में हम देखते हैं कि रिस्क बहुत होती है कि एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट तक वो स्प्रेड हो जाए फीमेल्स में, ठीक है। तो वो किसका काम है? इंटरनल मेम्ब्रेन नोड्स का, क्योंकि यही जो है कनेक्शन बिल्ड कर रहा है आपके दोनों ब्रेस्ट के बीच में, ठीक है। थर्ड आता है मेरा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। इसमें क्या है? ड्रेन डीप पोर्शंस ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है भाई। फॉलो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स। जैसे यहाँ पर इंटरनल थोरैसिक वेसल्स है, यहाँ पर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल्स है। बस यहाँ पर 3 हो गए। चौथा जो है आपका सब कौन सा सब, ये चौथा जो भी है मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा, सब स्कैपुलर ही है जहाँ तक मुझे याद आता मुझे याद आ रहा है। लिम्फ नोड में आपका सब स्कैपुलर कौन सा होता है? एक हाँ ये, और सब क्लैविकुलर, राइट। सब क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स आपका आ जाएगा अभी इसके बाद। तो वही सब है। मैं सुप्रा क्लैविकुलर आएगा चौथे नंबर पे। तो ये अब मैं हाइट साइड हट जाता हूँ, अब देख लो, ठीक है। नोट्स बना लो। अब इसको रब करके हम सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स लिखेंगे और उसके बाद अप्लाइड की बात करेंगे, ठीक है। तो चौथे नंबर के आपके नोड्स आ जाएंगे कौन से? सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। तो रिसीव्स इफ्रेंट्स। इफ्रेंट पता है आपको क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल किडनी का। इफ्रेंट यानी जहाँ से जा रहा है, तो रिसीव इफ्रेंट्स यानी कहीं से आ रहा होगा ये लिम्फेटिक्स फ्रॉम एपाइकल एक्सिलरी नोड्स। तो इफ्रेंट यानी एपाइकल एक्सिलरी नोड से जो छूटे इफ्रेंट नोड्स वो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स में जाके मिल रहे हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट्स ब्रेस्ट कार्सिनोमा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इंडिकेट्स ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा क्या है? उसके लिए मैंने अप्लाइड एनाटॉमी यहीं पर चालू कर दी। लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पर हो गया खत्म। अप्लाइड में सबसे पहला पॉइंट आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा क्या है? वेरी कॉमनली सीन। अब ये आजकल ही बहुत ज़्यादा हो गया ब्रेस्ट कार्सिनोमा, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल या फिर बहुत सारी और भी जेनेटिक चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो स्प्रेड्स वाया द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। मैंने पहले बोला था लिम्फेटिक ड्रेनेज से ही आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा स्प्रेड हो रहा है। The upper and outer quadrants of breast are frequent sites of carcinoma. Upper and outer यानी क्या? Upper lateral quadrant of breast are frequent sites of carcinoma. जैसे कि यहाँ मतलब ये वाला क्वाड्रेंट यार, ये वाला क्वाड्रेंट जिसमें आपका एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है, फोरामन ऑफ फ्लैंगर है, वो वाला, ठीक है। सेकेंड आपका अप्लाइड क्या आ जाएगा? प्यू डी ऑरेंज। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? प्यू डी ऑरेंज बोलना है, ठीक है। पियाऊ डी ऑरेंज नहीं बोलना, प्यू डी ऑरेंज। डी के बाद एपोस्ट्रॉफी भी लगा दी, ठीक है। स्किन ऑफ एन ऑरेंज अपीयरेंस यानी क्या? संतरा देखा है आपने? संतरे की तरह आपका अपीयरेंस हो जाता है ब्रेस्ट का ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। एग्जैक्टली ऑरेंज कलर और उस पर व्हाइट कलर के आपके स्ट्राया दिखने लग जाएंगे, ठीक है। क्यों हो रहा है ये? ब्लॉकेज ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स की वजह से। इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच इज रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल, यानी निप्पल अंदर चला जाएगा आपका, ठीक है, सबमर्ज हो जाएगा बेसिकली। तो रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल। तो ये 2 लिखिए और 3 बचती है अपनी अप्लाइड एनाटॉमी। अब मैं बाकी लेके उसके लिए 2 लिखता था लोअर लिम्ब के, अब मैंने अब ज़्यादा क्यों कर दिए? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया है ना, आपका अप्लाइड एनाटॉमी फीमेल ब्रेस्ट से इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ऐसे क्यों आ जाता है पूरा का पूरा। तो आपको इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये सब सारी मेहनत करी जा रही है एक्स्ट्रा की। तो बची हुई 3 जो मैं लिखता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, अब देख लो बोर्ड। बची हुई 3 लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ और हम फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब समाप्त करेंगे वीडियो, ठीक है। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड तक। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपकी लाइफ में, ठीक है। आधे लोग चले गए होंगे अब तक क्योंकि बोर हो गया होगा, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटॉमी की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो 2 हमने पहले देख लिए थे। तीसरा है क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर। तो सम कैंसर सेल्स फ्रॉम ब्रेस्ट में डिपॉजिट इन द ओवरी। अब क्या? ब्रेस्ट के ट्यूमर के सेल्स ओवरी में जा सकते हैं एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर। अब ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से ओवरी का ट्यूमर हो गया, कॉल्ड एज क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर। तो आपको ये नाम याद रखना है और इसके बारे में लिखना है कि ओवरी में सेकेंडरी ट्यूमर होता है विच इज क्रोकेनबर्ग्स ट्यूमर, ओके। तो चौथी अप्लाइड एनाटॉमी आती है मैमोग्राफी। अब मैमोग्राफी क्या चीज़ है? मैमोग्राम नाम का एक मशीन होता है विच रिवील्स एनी कैंसरस मास फाउंड इनसाइड द ब्रेस्ट। यानी जब वो आपके ब्रेस्ट एग्जामिन करेगा तब दिखता है कि तब वो रिवील करता है कि कोई कैंसरस मास है या नहीं।
तो इसके इसके साथ ही मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ईच फीमेल अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स शुड कंसिडर डूइंग मैमोग्राफी। अब ऐसे क्यों लिखा है कि अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स, क्योंकि जो ब्रेस्ट कार्सिनो है आपका, या जो ब्रेस्ट कैंसर है या जो ट्यूमर है, इट इज मोर कॉमन इन एल्डरली फीमेल। तो 40 ईयर्स के ऊपर को आपको करनी ही चाहिए मैमोग्राफी, ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ना क्या चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखा है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, आईने के सामने खड़े हो गए, एंड चेकिंग फॉर एनी ट्यूमर्स या प्रोट्रूजन्स फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि बहुत लोग ना, उनको मान लो प्रोट्रूजन हो गया कोई, तो पूरा इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि ये होता है पेनलेस, मोस्टली दिस इज पेनलेस। तो जब तक कोई पेन नहीं होगा तब तक आप जाओगे नहीं किसी के पास दिखाने, ठीक है, डॉक्टर के पास। तो कुछ भी छोटा से छोटा ट्यूमर या प्रोट्रूजन हो, आपको वो नोट करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या आपको चेक करनी है, चेकिंग इफ बोथ द ब्रेस्ट आर इन द सेम वर्टिकल लाइन, यानी सेम है कि एक ही लाइन में, या ऊपर नीचे हो गया, वो भी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, चेकिंग इफ बोथ द ब्रेस्ट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्टर्नम, यानी मेन जो लाइन है मेरी स्टर्नम, उससे क्या दोनों ब्रेस्ट का डिस्टेंस सेम है या अलग अलग हो चुका है, ये पास ये दूर, ऐसा। तो ये भी एक चीज़ है। तो जब सारे के सारे ये सारी की सारी चीज़ें आपने टिक कर ली, तो आप सेफ है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप एकदम हेल्दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड एनाटॉमी में हो चुकी, हमने 5 चीज़ें अप्लाइड एनाटॉमी में बात करी यहाँ पर, ठीक है। आप एग्जैक्टली लिख लोगे ऐसे क्यों आता है अप्लाइड एनाटॉमी का, अगर LAQ भी नहीं आया ये तो आपको ये सब लिख लोगे आप, मुझे पता है, आप पे भरोसा है मुझे। तो हो गया भाई आज का वीडियो इतना ही था। फीमेल ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, अगर आपको अच्छे से समझ ही आया होगा, मैंने लिखे इतने प्यारे नोट्स है, ठीक है। तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप देख लो। ओके, देख लिया, हाँ भाई। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे रहे हैं, और अपने आप पे भरोसा करना है भाई, ठीक है। तुमने नीट क्रैक की है, ये तो क्या छोटी छोटी चीज़ें है, ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर में भी आना है। कब तक रहोगे? फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं चल रहा, सब्सक्राइबर्स भी नहीं देख रहे, ठीक है। ऐसा होता है बहुत बारी, रिटेंशन कम हो जाती है फिर। ओके, तो ये सारी चीज़ें कमेंट कर लो। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको टेक्स्ट का साइज़ छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, वो भी बता देना। आपके जो भी रिव्यूज़ है, या कोई अगर पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप कमेंट्स में लिख लो, मैं पिन कर दूंगा आपकी कमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, मज़े करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।